कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम 11वीं की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स हैं 11वीं में जो हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब क्या है? साइंस की ब्रांचेज हैं। अब देखो, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? तो साइंस क्या है? द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू observations and experiments when organized systematically is called science। देखो, साइंस क्या है? कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन दोनों को अगर सिस्टमेटिकली अरेंज कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे? साइंस। देखो, साइंस में हम बेसिकली करते क्या है? पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, हम कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर उन दोनों को हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंस। तो साइंस क्या है? जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देना ही साइंस है। ठीक है, तो साइंस समझे? जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना ही क्या कहलाता है? साइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स। देखो, जैसा कि हम पढ़ तो रहे, फिजिक्स ही स्टार्ट करनी है हमें। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। देखो, साइंस की ब्रांच है ना ये तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है ये सारी साइंस की ब्रांच है। ठीक है, साइंस की ब्रांच है। अब देखो, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिवोटेड टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब देखो, फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है? देखो, फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है जो किसके लिए डिवोटेड है? किसके लिए? जो हमारे नेचर में जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, ठीक है, देखो, नेचुरल फिनोमिनाज किसी भी टाइप के, हम कुछ नेचर को भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, और नेचुरल फिनोमिनाज जितने भी हैं उनको हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। जैसे बादलों में बिजली गरजती है, तो भी वो क्या है? नेचुरल फिनोमिना, वो किस में आएगा? फिजिक्स में आएगा। ठीक है, अब हमारी कार चल रही है, तो ये क्या है? फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, जो भी, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराऊंगा, ये क्या है? फिजिकल फिनोमिना। ये सब कुछ जो फिजिकल है, ठीक है, जिसको हम देख पा रहे हैं, उन सबको हम किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। जो भी प्रोसेस हम होता हुआ अपने नेचर में देख पा रहे हैं, कोई नेचुरल फिनोमिना हो या फिर जिस फिनोमिना को हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे तूफान का आना, ठीक है, तो ये क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। तो इन सबको हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या हुई बच्चे? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो डिवोटेड है किसके लिए? नेचर के लिए, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी के लिए, और नेचुरल फिनोमिनास के लिए। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स यहां तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। बेसिकली फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं मूलभूत, जो मतलब बेसिकली जो प्राइमरी फोर्सेस है, ठीक है, जो मतलब नेचर में हम देखने को मिलती है नेचर में। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेस हमें नेचर में देखने को मिलती है? तो वो फंडामेंटल फोर्सेस है। कौन कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं नेचर में। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये चार फोर्सेस हमारे पास किस टाइप की है? फंडामेंटल फोर्सेस। ये चार फोर्सेस क्या है हमारे पास? फंडामेंटल फोर्सेस। ये बेसिक फोर्सेस है, ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, मूलभूत फोर्सेस इनको बोल सकते हैं।
ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस अपने पास कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है। तो बेटा देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो पहले देखो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता क्या है। देखो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्सेस होती है, किसके कारण? इन दोनों के मासेस के कारण। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनके मासेस के कारण जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सपोज कर लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r, ठीक है, मास इसका m1 एंड m2। तो अब देखते हैं जो इनके बीच में जो फोर्स होगी, इन दोनों के बीच में फोर्स होगी, वो किसके कारण होगी? दोनों के मासेस के कारण होगी, ठीक है। तो जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी देयर मासेस, इन दोनों के मास के। तो m1 इंटू m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरी बात, अब इन ऑब्जेक्ट को जितना नजदीक लेके आएंगे फोर्सेस उतनी बढ़ेगी, लेकिन हम जितना दूर लेके जाएंगे फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं। जो फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। इन दोनों की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्स होता है, ठीक है। अब ये आगे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ठीक है। अब ये क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो r स्क्वायर, ये कंबाइन कर दिया ना दोनों हमने इसमें, ठीक है। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमें क्या करना है? यहाँ से रिमूव करना है। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं, तो क्या करते हैं? वहां एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो हम यहाँ कौन सा कांस्टेंट ऐड करेंगे? हम यहाँ कांस्टेंट ऐड करेंगे g, जिसको कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा। F इज इक्वल टू क्या जाएगा? F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट गया, कांस्टेंट ऐड कर दो g। क्या कांस्टेंट क्या ऐड करना है? g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इन्हीं को क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक दूसरे के मासेस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? r स्क्वायर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्सेस, ठीक है। अब बोलोगे सर देखने को कहाँ मिलती है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स? तो देखो बेटा, जो हमारे पास g है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है g की 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। अब सपोज करो भाई मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक मार्कर है एक डस्टर है,
दोनों के पास मास है, लेकिन इनके में तो कोई भी फोर्सेस ही नहीं लग रहा। तो क्या ये ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स? हमने कहा कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में अगर कोई मास है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, मैंने इनको रखा, ये ना तो अट्रैक्ट कर रही ना रिपेल कर रही, तो फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं? तो चलो अब हम देखते हैं। सपोज मैंने माना इसका जो मास है, मार्कर का मास है m1, वो क्या है 100 ग्राम, ठीक है, और डस्टर का मास भी मैंने 100 ग्राम मान लिया, m2 मान लिया 100 ग्राम। अब देखो अगर मैं इनको यहाँ ऐड करता हूँ और मैं इनके बीच में डिस्टेंस रखता हूँ जैसे 1 मीटर, जो मैंने डिस्टेंस रखी है इनके बीच में क्या रखी है 1 मीटर। अब देखो इन दोनों के बीच में हम फोर्स निकालते हैं, कितना फोर्स आएगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, तो लगाओ। सो F इज इक्वल टू G, G की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू m1, m1 क्या है 100 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100/1000, क्या आ जाएगा 1/10 यानी 10 टू पावर माइनस 1 या फिर 0.1 बोल सकते हैं 0.1, तो इसका भी क्या आ जाएगा 0.1, तो मास आ गया यहाँ 0.1 इंटू 0.1 और डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो अब जो ये वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है 10 टू पावर माइनस 11, तो ये माइनस में आ रही है ना, तो मतलब इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है नेग्लेजिबल। लेकिन इस टाइप की फोर्स हमें देखने को कहां मिलती है? देखो अब हमने कहा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिनके पास मास है, उनके बीच में क्या लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो आप अपनी अर्थ को देखो और सन को देखो, अर्थ को देखो और सन को देखो। सपोज ये क्या है सन, ठीक है, और ये क्या है अपनी अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या करती है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है। अब पूरी अर्थ का मास देखो कितना है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अगर हम अपनी पूरी अर्थ का मास देखते हैं तो कितना है बहुत ज्यादा मास है, और अगर सन का मास देखते हैं तो सन का तो 100 गुना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मास ही ज्यादा हो गए, यहाँ जो मास की वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, और बहुत ज्यादा आएगी तो क्या हो जाएगा फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही इन दोनों को इसको बांध के रखता है, तभी अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्सेस है वो कौन सी फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो अब क्या है मून भी हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सो दैट इज अर्थ, ठीक है अर्थ। अब मून क्या कर रहा है हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो भी क्यों चक्कर लगा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, वो मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट तो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी, मींस दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट ही करेंगी, रिपेल नहीं करेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। सेकंड दीज आर द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो क्या है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मींस बेसिकली इसको हिंदी में बोलते थे सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है वो पॉइंट टू पॉइंट एक्ट कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगी। अब ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि दो ऑब्जेक्ट हैं और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ऐसे कर रही है, नहीं, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उनमें उस पाथ के थ्रू एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस है इन नेचर।
बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है। मींस इसके सेंटर से और उसके सेंटर तक जो फोर्स लगती है उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल फोर्स। तो इनके सेंटर्स के थ्रू ये फोर्स लगती है, तो ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, क्यों, देखो इनका जो फोर्सेस है हम वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। ठीक है, तो लाइन जो ज्वाइन करेंगे वो इनके सेंटर से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ सिंपल क्या है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाया, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। जिन भी फोर्सेस के नीचे आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाता है उनको क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है क्योंकि इसके नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सी फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो आज ग्रेविटेशनल फोर्सेस तक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।